नमस्कार। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित हिंदी माध्यम की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था मानव उत्सर्जन तंत्र। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, क्या क्या उसमें नई चीज़ें होती है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए मानव उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र क्लियर है। उत्सर्जन का मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया था कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना। अब अपशिष्ट की यहाँ पे श्रेणी है, ध्यान रखना। अपशिष्ट की श्रेणी कौन सी है? तरल अपशिष्ट। तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना, त्यागने का काम जिस तंत्र द्वारा किया जाता है उस तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो सामान्य शब्दों के अर्थ में अगर परिभाषा लिखें तो आप लिख सकते हो कि तरल अपशिष्ट पदार्थों को, तरल अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने के लिए जिस तंत्र का उपयोग होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्योंकि हम स्पेसिफाइड होकर थोड़ी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मैंने आपको इस पाठ के शुरू में ही बताया था कि उत्सर्जन तंत्र यानी कि तंत्र शब्द जहां आता है, इसका मतलब, तंत्र का मतलब क्या होता है? अंगों का समन्वय। अंगों का समन्वय। अंग इसमें सम्मिलित होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। अब कौन कौन से सम्मिलित होंगे उसको आप थोड़ा सा जान लें, ठीक है ना। तो मैं एक कॉन्सेप्ट मैप बना रहा हूं, इस तरह से आप बना सकते हो मानव उत्सर्जन तंत्र, और इसको आप 4 भागों में विभाजित कर सकते हो, ठीक है ना। पहले नंबर पर जो भाग होगा वो होगा वृक्कक, ठीक है ना, जिसको आप सामान्य शब्दों में किडनी कहते हैं। दूसरे नंबर पर मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, और तीसरे नंबर पर क्या होगा? मूत्र मार्ग, ठीक है ना। टोटल भाग कितने हो गए उत्सर्जन तंत्र के, मानव उत्सर्जन तंत्र के? वृक्कक, जिनकी संख्या के हिसाब से बात करें तो कितनी हो गई? 2, ठीक है। फिर मूत्राशय, ये एक ही होगा, ठीक है ना। मूत्रवाहिनी संख्या में 2 होगी और मूत्रमार्ग एक ही होगा, ठीक है। अब आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, इस तरह से आपका उत्सर्जन तंत्र बना हुआ होता है, ठीक है ना। क्लियर है? थोड़ा सा तिरछा बना ही, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर टैंक और ये, तो आप देखो एक अर्थ के रूप में ये क्या हो गया? वृक्कक या किडनी हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया? मूत्राशय हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए ये क्या हो गई? मूत्रवाहिनी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में देखिए ये क्या हो गया? मूत्र मार्ग हो गया। तो मूत्र मार्ग देखो एक, मूत्राशय एक, ठीक है ना। मूत्रवाहिनी की एक संख्या एक, ये 2 हो गई, ठीक है ना। और वृक्कक जो है वो कितने हो गए? एक ये 2, ठीक है ना। तो इसमें देखो मूत्राशय का बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि मूत्राशय एक पेशीय थैले की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? पेशीय थैला। तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त या यूं बोल सकते हैं अपशिष्ट तरल होता है, वो छनकर कहाँ आता है? यहाँ आता है, इकट्ठा होता है। तो इसमें इतना समझने वाला नहीं है। मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है? तो मूत्रवाहिनी क्या करती है? इस वृक्कक से जो भी तरल अपशिष्ट आ रहा है उसको लाने का काम कर रही है। तो लाने का काम कौन करती है? मूत्रवाहिनी। इसको लाने का काम करती है तरल अपशिष्ट को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है? मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग इसको क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है? ये उत्सर्जन तंत्र संबंधी सामान्य जानकारी। अब आप आइए, इसमें से मेन जो है वो कौन है? वृक्कक। तो अब अपन इससे आगे अपन वृक्कक के बारे में पढ़ेंगे कि वृक्कक क्या है, ठीक है। एक सामान्य बॉडी में अगर आपको पूछा जाए कि वृक्कक की स्थिति कहाँ है या कैसा होता है, किस तरह से इसका आकार हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा देखिए। एक मैं 2 चीजें और भी क्लियर करूंगा अभी। पहले आप वृक्कक या किडनी को देख लें, ठीक है ना। एक अगर चित्र के हिसाब से अपन बात करें तो सिर्फ इतनी सी संरचना है, ठीक है ना। इस संरचना को अपन ने क्या नाम दिया? वृक्कक। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और पैरेलल इसके शब्द चलता है वृक्कक काणु।
जिसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है ना। ये क्या है? ये इकाई है। ठीक है ना। किसकी इकाई है? उत्सर्जन इकाई है। उत्सर्जन इकाई। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है? ये वृक्काणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वृक्कक का निर्माण करते हैं। तो वृक्कक का भाग कौन है? कौन है? वृक्काणु है। वृक्कक का भाग कौन है? वृक्काणु। ठीक है ना। बड़ा कौन हुआ? ये हुआ। जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि इसको आप इस स्कूल की भांति देख सकते हो। स्कूल बड़ी होती है और ये इसकी क्या है? एक क्लास है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि वृक्कक अपने आप में अलग संरचना है, वृक्काणु अलग संरचना है। ठीक है। फिर अपन ने थोड़ा सा इसकी चर्चा की स्थिति को लेकर कि बॉडी में ये कहाँ होता है। तो देखिए उदर गुहा। उदर, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। ठीक है ना। गुहा को अपन क्या बोलते हैं? कैविटी, है ना, या एक लंबी संरचना यो बोल सकते हो। ठीक है ना। तो आप देखिए कमर के यहाँ, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ संरचना होती है। उस संरचना को अपन किसके नाम से जानते हैं? किडनी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक सामान्य अर्थ के रूप में। फिर दो तरह की काट होती है, ये भी आप ध्यान रखें साइंस में, जिसको आपने अब तक एलएस पढ़ा होगा और एक टीएस पढ़ा होगा। ठीक है ना। क्लियर है? क्योंकि अपन उस पर आगे चर्चा कर। देखिए जब किसी चीज को, जैसे ये यूं है, ठीक है ना, और एक चीज यूं है, इसको आप थोड़ा समझ लें, मैं हिंदी में बता दूंगा। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य और इसको क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ। ठीक है ना। काट। अब देखिए अगर इसको यूं काटा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? टीएस, ट्रांसेक्शन। जैसे आपने जनरली कभी देखा होगा कि शादी ब्याह में जाते हो तो खीरे काकड़ी वगैरह कटे हुए रहते हैं ना। और एक दूसरा होता है जिसको अपन एलएस बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। जैसे ये ककड़ी थी, इसको आपको बीच में से काटा, दो भाग बना दिया। अब अगर जैसे इस सेम को अपन रखें और उसकी अपन क्या काटे? एलएस, टीएस काटे, सॉरी टीएस काटे, तो फिर ऐसी संरचना निकल कर आती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सेम के बीज के आकार की होती है। कौन? किडनी होती है ना। बड़ा फंक्शन क्या है? तो बड़े फंक्शन के रूप में ये क्या करती है? तकरीबन 75 से 85% या 80% जो भी तरल है उस तरल को क्या करती है? निष्कासन करने का काम करती है। निष्कासन का मतलब उसको बाहर निकालने का काम करती है। कौन करती है? किडनी करती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप आइए इससे आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। इनका रंग कैसा होता है? तो ये ध्यान रखना, इसका रंग होता है ब्राउन, हल्का ब्राउन, है ना। ठीक है ना। लाइट ब्राउन, हल्का भूरा रंग होता है। किसका रंग होता है? हल्का भूरा। ठीक है ना। हल्का भूरा रंग किसका होता है? वृक्कक का होता है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए अगला, कभी कभार ये पूछा हुआ प्रश्न है कि वृक्काणु से आप क्या समझते हैं या नेफ्रॉन क्या है। ठीक है ना। तो नेफ्रॉन पहले एक शब्द में आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? उत्सर्जन इकाई है। क्या है? उत्सर्जन इकाई। ठीक है। अब उत्सर्जन इकाई क्या है? और तो देखिए ये असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो असंख्य मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? वृक्कक में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और क्या काम करते हैं? तो ये क्या करते हैं? रक्त में से क्या करते हैं? अशुद्ध पदार्थों को निकालते हैं। अशुद्ध पदार्थों का क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना। पृथक्करण करके इसको फिर आपने देखा होगा कि एक थैला बना हुआ यूं, मूत्राशय पेश थैला, उस थैले के अंदर ये क्या कर देते हैं? एकत्रित कर देते हैं। ठीक है ना। तो नेफ्रॉन क्या हो गई? असंख्य मात्रा के अंदर वृक्कक में पाई जाने वाली उत्सर्जन इकाइयां हैं जो रक्त में से क्या करती है? अशुद्ध पदार्थों का क्या करती है? पृथक्करण करती है। ठीक है ना। कि उसमें से कोई ऐसी चीज बच ना जाए जो हमारे लिए उपयोगी हो और बाहर निकल जाए। ये ध्यान रखना। आपको एक जानकारी और रखनी चाहिए। अमूमन तौर पर आपने एक शब्द सुना होगा, किडनी स्टोन या पथरी। ज्यादातर क्या होता है कि हमारी किडनी है, इस किडनी में यहाँ क्या होता है कि जो भी अगर मान लो आप कोई चीज खा रहे हो जिसके अंदर कैल्शियम वगैरह है, कोई भी चीज है, तो वो क्या होती, वो यहाँ आके कठोर रूप ले लेती है। ठीक है ना। और वो कठोर रूप लेकर कैसा बन जाता है? पत्थर जैसी संरचना बन जाती है, जिसको अपन पथरी नाम से जानते हैं। इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों को तकरीबन रोजाना 5 से 6 लीटर पानी भी पीते रहना चाहिए एक सामान्य स्थिति में ना, ताकि वो क्या हो, वो घिस पिट कर उसके साथ गलकर कहाँ आ जाए? मूत्राशय में आ जाए। ठीक।
अब इससे आगे थोड़ा और देख लेते हैं। तो अब अपन देखिए वृक्क के दो भाग बनाते हैं। जो वृक्क है, वृक्काणु शब्द क्लियर हो गया आपका। अब आप देखिए वृक्क की संरचना के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो दो भाग बनते हैं। कितने भाग? दो भाग। देखिए दो भाग कौन कौन से? तो ये आपका हो गया वृक्क। मैं संरचना के हिसाब से बता ही चुका हूं कि ऐसी बनी हुई संरचना है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको सुनियोजित ढंग से देखें तो इस तरह की संरचना होगी, ठीक है ना। इसमें ये नलिकाएं आगे बनी हुई। इसके कितने भाग बने? दो भाग, ठीक है ना। एक होता है बाहरी वल्कुट, आउटर कॉर्टेक्स, है ना। दूसरे नंबर पर क्या होता है? मध्यांश। क्या होता है? मध्यांश। कितने भाग हो गए वृक्क के? दो भाग, बाहरी वल्कुट और मध्यांश। देखो हालांकि एग्जाम में प्रश्न संरचना से संबंधित नहीं पूछा जाता, चित्र बनाकर पूछा जाता है, पर क्योंकि जब अपन मानव मूत्र के निर्माण क्रियाविधि पढ़ेंगे तब हमें इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो बाहरी वल्कुट एक हो गया और दूसरा क्या हो गया? मध्यांश हो गया। अब देखिए, अब इस मैंने चर्चा की थी कि वृक्काणु को क्या कहा जाता है। तो वृक्काणु को हमने नाम क्या दिया था? नेफ्रॉन नाम दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक तो वृक्क शब्द क्लियर रखना आप, और एक वृक्काणु। अब अपन वृक्काणु की बात कर रहे हैं, पैरेलल दोनों पढ़ रहे हैं। नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन को भी बांटा गया है, डिवाइड किया गया है ना। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसको दो भागों में बांटा गया। पहले नंबर पर है बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या है? सेकंड नंबर पर इसका डिवाइड करें तो वृक्क नलिका है। क्या है? वृक्क नलिका, ठीक है। क्लियर? अब देखिए जब आप डायग्राम देखोगे तो इस पोर्शन से आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहां से क्या हो रखा है? दो चीजें हो रखी है। पहले अशुद्ध रक्त, या यूं बोल सकते हैं अशुद्धि युक्त जो रक्त है, जिसके अंदर अशुद्धियां मिली हुई है, ठीक है ना, उसको लाया जा रहा है ना। दो धमनियां इसमें काम करती है, अपवाही, अभिवाही। अभी का मतलब होता है अपवाही और अभिवाही, है ना। अप का मतलब क्या होता है? ले जाने वाली, और अभी का मतलब क्या होता है? लाने वाली। तो ये इकट्ठा करके लाती। अब यहां आने के बाद क्या होगा? यहां आने के बाद भैया आएगा तो बड़ी तेजी से, स्पीड से आएगा। तो स्पीड से आने के बाद यहां क्या होगा? ये फंस जाएगा। तो आप देखिए ऐसे क्या होता है? एक जाल सा बन जाता है, इस तरह से यूं बोल सकते हो ना। परस्पर कोशिकाएं क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। जैसे ये यहाँ एंटर हुआ, ठीक है ना, ये एडजस्ट होने का है, ठीक है। तो ये आएगा तो बड़ा धीरे धीरे, और धीरे धीरे आने के बाद क्या होगा? इस तरह से यहाँ क्या बन जाता है? एक गुच्छा सा बन जाता है। किसका गुच्छा बन जाता है? केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, ठीक है ना। इस गुच्छे को क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। देखिए आज बड़ा टेक्निकल वर्ड चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं रिपीट करते जा रहा हूँ। वृक्क थे, वृक्क के अंदर संरचना थी जिसको कहा गया था वृक्काणु, नेफ्रॉन, ठीक है ना। इस वृक्काणु के अंदर और संरचना बनी हुई है ना, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जा रहा है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? कोशिकाओं का गुच्छा, जो क्या काम कर रहा है? छानने का काम कर रहा है, ठीक है ना। कोशिकाओं का एक गुच्छा है जो छानने का काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक का? बड़े बड़े संरचना के रूप में ये था। अब आप उससे आगे अगर अपन देखें तो क्या होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर ये ग्लोमेरुलस की संरचना क्लियर हो गई। अब उसको लाया कैसे जाएगा? एडजस्ट कैसे किया जाएगा? इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मिटा देता हूं मैं इसको, चित्र के साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लेते चले कि भाई कहाँ क्या मामला हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर? देखिए ये बनी इस तरह की संरचना, प्रवेश करवाया गया और ये एडजस्ट यहां से हो, ठीक है। अब लाने का काम, रक्त को लाए, ठीक है ना, ठीक है ना। रक्त को लाने के बाद अंदर की ओर कौन संरचना है? ग्लोमेरुलस संरचना है। ग्लोमेरुलस क्या था? कोशिकाओं का गुच्छा। कोशिकाओं का गुच्छा। इस कोशिकाओं के गुच्छे के अंदर और क्या है? असंख्य वृक्काणु है। क्या है? असंख्य वृक्काणु, जिसको अपन ने क्या कहा है? नेफ्रॉन कहा है, नेफ्रॉन, ठीक है ना। अब उसमें और क्या है? उसमें एक संरचना है जिसका नाम क्या है? वोमेन संपुट। वोमेन संपुट क्या है? डेप्थ में चले थोड़ा और तो देखिए वोमेन संपुट क्या है? कटोरे के आकार का थैला है,
ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये वोमेन संपुट है। वोमेन संपुट और अंदर चले तो वोमेन संपुट के अंदर हमने क्या देखा था, ग्लोमेरुलस बना हुआ था। अब देखो जितनी भी काम जितनी भी चीजें होगी वो कहाँ होगी, वोमेन संपुट के अंदर संपन्न होगी। चाहे उसको रक्त को लाना है, उसको किस प्रकार प्योरीफाइड करना है, फिर उसमें 3 चरण भी होते हैं जिसको अपन पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, कि पहले नंबर पर प्रराग निस्संदन छानना जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या होगा, सेकंड नंबर पर उसका अवशोषण होगा, अब जो उसको छाना जाएगा, चयनात्मक पुनः अवशोषण जिसको अपन कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर इसका क्या होगा, तीसरे नंबर पर स्त्रवण होगा। क्या होगा, स्त्रवण होगा। तो इस तरह से सामान्य रूप से तरीका होता है कि मूत्र आगे की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों पे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे आगे की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज्ञान विहार को धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।